तो लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था कंसोलिडेट तक, है ना। आज हम देखेंगे यहाँ पे व्हाट इफ एनालिसिस। हमको एक ऑप्शन मिला हुआ है यहाँ पर, व्हाट इफ एनालिसिस, और इसके अंदर हमको तीन ऑप्शन देखने को मिलता है। एक सिनारियो मैनेजर, गोल सेक, और तीसरा है डाटा टेबल। याद होगा डाटा टेबल नाम का वर्ड हमने सुना था कैलकुलेशन में, याद है, फॉर्मूलाज, और फॉर्मूलाज में यहाँ पर कैलकुलेशन ऑप्शंस, और इसके अंदर हमको दिया हुआ था, देखिए, ऑटोमेटिक एक्सेप्ट फॉर डाटा टेबल बोलकर मिला था, और मैंने बोला था हम यहाँ पर इस चीज को नहीं देख सकते। तो वही चीज यहाँ पर आपको मिला हुआ है व्हाट इफ एनालिसिस के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहला सिनारियो मैनेजर, ये किस लिए दिया हुआ, ये देखिएगा, ये अलग अलग डेटा को कंपेयर करने के लिए दिया हुआ है। ठीक है, सेम चीज का है ना, सेम चीज के, जैसे आप 3-4 साल के प्रॉफिट को कंपेयर करके देखना चाहते हैं, है ना, पिछले साल, उसके पिछले साल, या फ्यूचर का, ऐसा आपका कोई प्लानिंग है ना। तो उन 2-3 साल की चीजों को आप एक साथ क्या करना चाहते हो, उस डेटा को कंपेयर करके देखना चाहते हो, तो उसके लिए आप इसका यूज करते हो। जैसे ये मेरे सामने एक रखा हुआ है, देखिएगा, ये डेटा रखा हुआ है सिंपल। इसमें मैंने किसी का सैलरी का डिटेल रखा हुआ है, ठीक है, कि उसको सैलरी, मंथली इनकम होता है, समझ लो 2000 रुपीज उसका सैलरी है। उसका उसमें कितने कितनी पैसे कितने खर्च हो जाते हैं उसके, देखिए, रेंट में उसका 700 चला जाता है जहाँ पर वो रहता है ना। ट्रेवलिंग में उसका 90 रुपए चला जाता है। खाने में उसका 250 रुपीज चला जाता है। कुछ शॉपिंग वगैरह करता है तो उसका लगभग 200 रुपए चले जाते हैं। फिर ऐसे ही बाहर कहीं जाता है तो 500 रुपए। फिर इसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी का बिल उसको 20 रुपए, फोन बिल, गैस, वाटर, इस तरह से ऐसे 2000 में उसका जो भी खर्चा होता है, तो ये सारे उसके खर्चे हो गए। तो ये टोटल मैंने कर दिया यहाँ पर, देखिए, टोटल एक्सपेंस, है ना। तो ये इसको हम टोटल करें, सम बोलकर हम लगा सकते हैं ना फॉर्मूला, देखो यहाँ पे लगा हुआ है सम। तो ये सम कर दिया, ये आ गया। अब इसको मैंने क्या किया, 2000 से मैंने माइनस कर दिया, तो उसको कितना बचता है, हमेशा मंथ में लास्ट में 170 रुपए उसके बचते हैं। ठीक है, अभी जो करंट में जहाँ पर वो काम कर रहा है। अब इसी तरह से समझ लो उसको, क्योंकि हर कोई क्या करता है, कहीं ना कहीं और भी अप्लाई कर रहा होता है ना। तो समझ लो उसको 2-3 जगह से ऑफर मिला। अब वो चेक करना चाहता है कि उसको कौन सा सबसे अच्छा होगा, किस जगह पे उसको, समझ लो एक, ये समझ लो ये बचेली में कर रहा है काम। अब उसको ऑफर एक हुआ, समझ लो किरंदुल में। एक ऑफर हुआ उसको दंतेवाड़ा में जॉब का। अब वो सोच रहा है कि किरंदुल में जाके ज्वाइन करूं, या फिर दंतेवाड़ा में, या फिर बचेली में ही रहना उसके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। तो इस तरह से, तो उसको जांचने के लिए, उसको चेक करने के लिए ये हमको दिया। तो सिंपल, सबसे पहला काम इस चीज के लिए क्या करना है हमको, इन जो सेल्स है, इन सेल्स का रेंज देखो, सेल का नेम C5 D5 इस तरह से है ना, इसको हमको बदलना है। तभी इसका आप यूज सही तरीके से कर पाओगे। किसका, सिनारियो मैनेजर का। नाम क्या बदलना है, ये जो मंथली इनकम लिखा है तो इसका नाम मंथली इनकम हो जाना चाहिए इस सेल का। इस सेल का नाम क्या होना चाहिए, रेंट होना चाहिए, इस तरह से हो जाना चाहिए, तभी ये सही रहेगा। ठीक है, तो मैं इनको सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये मैंने सेलेक्ट किया। फिर इस तरह से ये, और इन सभी को मैं चला जाता हूँ। आप सभी को मैंने बताया इसको कैसे नाम देते हैं, ये मैं गया। फिर क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन, और कहाँ से कौन सा ले लेंगे हम, लेफ्ट कॉलम, क्योंकि लेफ्ट में है ना सारा। तो लेफ्ट कॉलम ये पहले से ही देखो, हमको ज्यादा कुछ मेहनत करना ही नहीं पड़ता, वो खुद ही समझ जाता है ना। और सिंपल मुझको कर देना ओके, ये मैंने ओके कर दिया। और आप देखिए इसका नाम हो गया, देखिए, मंथली इनकम। इसका नाम हो गया, देखो, रेंट, है ना। इस तरह से ये करना जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो जो आपको आउटपुट देगा ये सिनारियो मैनेजर, तो उसमें ये सेल का नाम, यानी कि ये ट्रेवल, फूड, ऐसा बोलकर नहीं देगा। वो क्या करेगा, ये जैसे इसका नाम है, जैसे देखो D5, तो D5 C5, वहां पर हेडिंग लिखने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, चलो देखते हैं इसी चीज को। तो मैं यहाँ पर चलता हूँ, डाटा, व्हाट इफ एनालिसिस, और हम चले गए सिनारियो मैनेजर। ये मैंने क्लिक किया, सिंपल, देखिए एक विंडो आ गया जिसमें आपको ऐड बोलकर ऑप्शन दिया। तो मैं ऐड करता हूँ, ये मैंने ऐड बोला। और सिंपल सिनारियो नेम, तो आप जो भी नाम देना चाहते हो, जैसे मैं इसको, चलो, दंतेवाड़ा, और ये ऑफर, चलो ये लिख दिया है ना, दंतेवाड़ा का ऑफर। और यहाँ पर फिर मैं वही सेम रेंज, तो मैं यहाँ पर रेंज, एक तो ये हो गया। दूसरा, मैंने यहाँ पे कंट्रोल बटन दबाकर ये भी ले लिया।
ठीक है, देखिए, ठीक है, मैंने एक ये और ये बाकी, क्योंकि बीच में मेरा गैप है ना, इसलिए मुझको अलग अलग सेलेक्ट करना पड़ा। अगर आपका गैप नहीं होगा तो आप डायरेक्ट एक पूरा का पूरा ले सकते हो, तो मैंने बीच का गैप था इसलिए मैं मुझको कंट्रोल बटन याद है ना, अलग अलग रेंज को सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल बटन हम यूज करते हैं, तो इसलिए मैंने कंट्रोल बटन यूज किया। ठीक है, और फिर मैं इसको ओके कर देता हूँ, ये मैंने ओके किया और आप देख सकते हैं ये पेज एक छोटा सा और एक ओपन हो गया, और यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ आ रहा मंथली इनकम रेंट। ये इसी वजह से आ रहा है, ये लिखा हुआ क्यों, क्योंकि मैंने इन सेल का नेम बदल दिया। अगर मैं नहीं बदला होता तो यहाँ पे मंथली इनकम की जगह क्या लिखा हुआ होता, C1 लिखा होता, यहाँ पर इसी तरह से C3 लिखा हुआ होता है ना, तो इसीलिए अब यहाँ पर मुझको करना क्या है, अब मुझको दंतेवाड़ा में जो ऑफर मिला वो मैं यहाँ पे लिखूंगा। जैसे मैंने यहाँ पे समझ लो दंतेवाड़ा में मुझको ऑफर मिला 2800 का, मुझको मंथली इनकम दे रहा है सैलरी, और वहां पर रहने का मुझको खर्च हो जा रहा है, समझ लो मुझको यहाँ पे खर्च हो जाएगा चलो 800 खर्च हो जाएगा। ठीक है, फिर वहाँ ट्रेवलिंग में तो मैंने इसको कर दिया, चलो मुझको वहाँ पे 100 रुपये खर्च हो जाएगा। खाने में चलो मैंने कर दिया उसको 300 खर्च हो जाएगा, और शॉपिंग चलो उतना ही रहने देते हैं, गोइंग ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी फ़ोन तो उतना ही लगेगा, चलो ठीक है, बाकी सब मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ। ठीक है, ये और मैंने इसको ओके बोल दिया, ये हो गया स्टोर, देखिए ठीक है, ये दंतेवाड़ा ऑफर का मैंने डाल दिया। इसी तरह से फिर मैं और एक ऐड कर लेता हूँ, किसका, किरंदुल के लिए। तो सिंपल मैंने फिर से ऐड बटन दबाया और फिर से मैंने यहाँ पर किरंदुल ऑफर ये मैंने डाल दिया और सिंपल मैंने ओके बोला, और फिर यहाँ पर क्या क्या मुझको, जैसे किरंदुल में ऑफर मिला समझ लो मुझको 2500 का। ठीक है, वहाँ रेंट मुझको थोड़ा सा बचेली से कम पड़ा, चलो 600 का, चलो ये तो चलो ठीक है, मुझको 1110 का खर्चा आ गया। फूड में उतना ही खर्चा ले लो मान लो, चलो बाकी सब, चलो यहाँ इलेक्ट्रिसिटी में मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ 25 का, फोन का चलो 40 कर देता हूँ, ऐसे मैंने जरा जरा सा चेंज कर दिया। ठीक है, ओके कर दिया। तो इस तरह से आपको करना क्या है, इस तरह से डाटा को एंट्री कर देना है। फिर वो सारी चीजें करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं इस जगह पे, तो यहाँ पर हम कर क्या सकते हैं, एक तो आप यहाँ पे लिस्ट में देख सकते हैं दंतेवाड़ा किरंदुल, इस तरह से आपको शो हो रहा है। आप चाहें तो यहीं से डायरेक्ट क्लिक करके यहाँ पर आपको बटन मिलेगा, तो ये लिखा हुआ देखिए शो, नीचे रखा हुआ है। आप चाहें तो यहीं पे एक एक करके भी देख सकते हैं, है ना, ज्यादा ही जूम हो जा रहा है। ये मैंने जैसे दंतेवाड़ा सेलेक्ट किया, शो बोलूंगा तो यहाँ पे दंतेवाड़ा का डाटा आ जाएगा, किरंदुल सेलेक्ट करके शो बोलूंगा तो वो, तो ऐसे सेपरेट सेपरेट भी आप देख सकते हैं। लेकिन हम क्या चाहते हैं, सभी को एक साथ देखना चाहते हैं, तो ये यहाँ पर आप देखेंगे एक बटन हमको दिया हुआ है समरी, तो सिंपल हमको समरी बटन को क्लिक कर देना है। ये मैंने क्लिक किया, क्लिक करते ही देखिए ये आ गया, ये सिनारियो मैनेजर समरी। तो ये जो समरी रिजल्ट है इसमें हमको करना क्या है, इसमें ये वाले पोर्शन को हमको सेलेक्ट कर लेना है, ये बॉटम वाला दोनों। ठीक है, कोई एक को नहीं, है ना, हमको यहाँ एक्सपेंस और ये लेफ्ट ओवर, ये दोनों सेल को मैं सेलेक्ट कर लूंगा लास्ट में। ये मैंने दोनों को सेलेक्ट कर लिया, अब मैं यहाँ पर कर लूंगा ओके, ये मैंने ओके किया, और ये लिस्ट हमारे पास, यानी कि हमारे पास समरी यहाँ पर कंपेयर करके दिखा दिया। देखिए करंट वैल्यू, ये हमारा करंट ऑफर चल रहा था जो, ठीक है, इसको मैं थोड़ा ये, तो देखिए ये करंट हमारा 2000 वाला, जिसमें हमारा 1830 और 170 बच रहा था। ये दंतेवाड़ा का पूरा देखिए डल गया यहाँ पर, और दंतेवाड़ा में आपको बता रहा है कि आप लास्ट में कितना बचेगा आपके पास 810। और दूसरा फिर उसके बाद किरंदुल का अगर आप ऑफर लेते हैं तो वहां पर जो खर्च है वो खत्म होने के बाद कितना बच जाता है आपके पास 740। तो इस तरह से आपको पूरा कंपेयर करके दिखा दिया कि आपको बेस्ट कौन सा रहेगा, कौन सा ऑफर आपको लेना चाहिए, क्या दंतेवाड़ा जाना सही है या फिर किरंदुल। तो आप देख ही रहे हो यहाँ पर ज्यादा फर्क तो है नहीं किरंदुल और दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा का तो बहुत ज्यादा दूर हो गया डिस्टेंस। तो आपको क्या ज्यादा अच्छा रहेगा कि चलो किरंदुल में ही सेटल हो जाते हैं, है ना। तो इस तरह से आप अपना डिसीजन फिर ले सकते हो कि कौन सा अच्छा रहेगा कौन सा नहीं। तो इस तरह से आप प्रॉफिट वाला भी आप सेट कर सकते हो, है ना, कि भाई पिछले साल इतना प्रॉफिट हुआ था, इस साल का हमारा इतना है, या अगले साल का हम ये टारगेट रख रहे हैं, और उन सभी को आप इस तरह से स्क्रीन पे एक जगह लाकर आप देखना चाहते हो कंपेयर करके, या जो भी रिपोर्ट देखना चाहते हो। तो इस चीज के लिए आपको ये ऑप्शन दिया हुआ है सिनारियो मैनेजर।
ठीक है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर हमको जो देखने को मिलता है वो है यहाँ पर गोल सिक। तो गोल सिक इसमें क्या यूज होता है आप देखिएगा, जैसे हमने पहले एक फॉर्मूला निकाला था, याद है, पीएमटी। हाँ याद है, ईएमआई कैलकुलेट करने का। तो मैं यहाँ पर वही चीज करता हूँ, देखते हैं यहाँ पे। हाँ ये तो है हमारे पास, चलो इसी पे कर लेते हैं। हमने किया हुआ था ये कार, समझ लो हमारा डाउन पेमेंट, लोन अमाउंट, ये वही चीज कर लेते हैं। 5 रेट ऑफ इंटरेस्ट, पीरियड मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 36 मंथ, ठीक है। और फिर ईएमआई यहाँ पे हम लगा देते हैं इज इक्वल टू पीएमटी, ब्रैकेट स्टार्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट ये रहा, डिवाइड बाय 12, कॉमा, फिर हमारा क्या है, नंबर ऑफ पीरियड है ना, लिखा हुआ दिखा एन पर नंबर ऑफ पीरियड। तो नंबर ऑफ पीरियड ये निकाल दिया मैंने 36, तो इसको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, इनटू करने की जरूरत नहीं है, ये मैंने सेलेक्ट किया, कॉमा, फिर पीवी प्रेजेंट वैल्यू हमारा है कितना, 3 लाख, ये मैंने सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज किया और फिर एंटर, ये हमारा आंसर आ गया। ऐसे ही आया था हमारा। इसको मैं एक और फॉर्मूला लगा देता हूँ एबीएस का, एबीएस, और ये हो गया पॉजिटिव में, ठीक है, ये आ गया। अब देखिए यहाँ पे हमको कितना मिल रहा है, देखो 9,09,964 रुपए, 9,964 रुपीज कुछ पैसे हमारा ये ईएमआई बन रहा है। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ यहाँ पे मुझको 8,000 का ईएमआई बनना चाहिए, ठीक है। मुझको कितना चाहिए, मुझको 8,000 का चाहिए, मुझको ये 9,900 ऐसा नहीं, मुझको 8,000 का ईएमआई बनाना है। तो इसी तरह से हमको क्या करना होगा, पहले मैं यहाँ पे एक छोटा सा ऑप्शन दिखा देता हूँ। देखिए जैसे यहाँ पर मैंने 5, ये 10, और मैंने इक्वल टू 5 प्लस 10, ये मैंने सेलेक्ट किया, एंटर किया, देखो सिंपल कैलकुलेशन, ये 15 आ गया, इन दोनों को प्लस किया और ये 15। तो मैं यहाँ पर क्या चाहूंगा, देखो यहाँ पर मुझको चाहिए 25, ठीक है, यहाँ पर कितना चाहिए मुझको आउटपुट, 25। तो ऐसा मैं क्या करूं, इनमें से किसी एक को चेंज करूं जिससे कि यहाँ पर क्या हो जाए 25, ऐसे ही। तो गोल सिक ऐसे ही काम करेगा। देखो यहाँ पे मैंने रखा, मैं चला जाता हूं यहाँ पे डाटा, व्हाट इफ एनालिसिस, गोल सिक, ये आ गया। यहाँ पर मुझको देखो क्या क्या ऑप्शन पूछ रहा है। सबसे पहला पूछ रहा है सेट सेल, वो सेल सेलेक्ट करो जिसमें आपको आउटपुट चाहिए, ठीक है। सेट सेल का क्या मतलब हुआ, वो सेल सेलेक्ट करो जहां पे आउटपुट चाहिए। मुझको कितना आउटपुट चाहिए था यहाँ पे 25, तो कहां पर चाहिए था, यहाँ पर, तो इसको मैंने क्लिक कर दिया, देखो ये क्लिक कर दिया, बस यही करना है। सेट सेल, वो सेल सेलेक्ट करो जहां पे आपको आउटपुट चाहिए। टू वैल्यू कितना चाहिए था हमको, 25, ठीक है। समझ में आ गया, सिंपल सा। देखो यहाँ पर मैंने सिंपल क्या बताया, सेट सेल, किस सेल पे आपको आउटपुट चाहिए, तो मैंने बता दिया। यहाँ पर कितना वैल्यू चाहिए तो वो भी लिख दिया। अब बाय चेंजिंग सेल, अब ये क्या पूछ रहा है, कौन से सेल में चेंज करें तब यहाँ पर 25 चाहिए आपको। ये जो दो बाहर रखे हुए ना सेल, ये 5 और 10, इन दोनों में से किस सेल में हम चेंज करें तो आपको क्या चाहिए, यहाँ पर 25 चाहिए। तो मैंने क्या किया, ये 5 को सेलेक्ट कर लिया कि भाई इस सेल में चेंज करो। अब आप ये सोचो इस सेल में कितना नंबर होगा जो ये 25 हो जाएगा, तो ये 15 हो जाएगा, तो हो जाएगा ना 25। तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया 5 को, ये सेल सेलेक्ट कर लिया और सिंपल मैं ओके करूंगा। देखिए ये मैंने कर दिया ओके, और आप देख सकते हैं यहाँ पर भी आपको दिखा रहा है, तो आउटपुट मिल गया। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये कितना हो गया, देखो 15 प्लस 10 हो गया 25, ठीक है। तो इस तरह से याद रखिएगा, हम किस सेल को चेंज कर सकते हैं, वो सेल्स को हम सेलेक्ट करेंगे जिस सेल के साथ इसका कैलकुलेशन हुआ है ना। क्या मतलब हुआ, यहां पर जो आउटपुट हमको चाहिए वो हम किस सेल को चेंज करके आउटपुट ले सकते हैं, जिनको लेकर इसको कैलकुलेट किया गया है। तो ये दोनों को लेकर ही तो ये कैलकुलेशन हुआ ना इसके साथ, तो इन्हीं को। अब मैं यहाँ पे कोई नंबर लिखा हूं, आप बोलोगे कि इसमें चेंज होना चाहिए तब ये 25 होना चाहिए, क्या ऐसा हो सकता है,
क्योंकि इसको तो यूज ही नहीं किया ना मैंने फॉर्मूला में इस नंबर को। तो ये नंबर, ये आउटपुट जहां से आ रहा है सिर्फ उन्हीं को हमको सेलेक्ट करना है कि भाई उसमें चेंजेस करो। वैसे यहां पर देखिए मुझको कितना चाहिए था 8000, तो फिर किसको चेंज करें? तो इसमें हमारे क्या क्या यूज हो रहे हैं देखो, 3 लाख यूज हो रहा है, 12% यूज हो रहा है, 36 मंथ हमारा यूज हो रहा है। तो इनमें से आप क्या चेंज करना चाहोगे जिससे कि ये क्या हो जाए 8000 हो जाए, तो वही चीज आप यहाँ पर सेट करोगे। तो देखते हैं एक बार करके। तो ये मैं गया गोल सिक, ये मैंने क्लिक किया, सिंपल आ गया। सेट सेल, तो सेट सेल में मैंने सेलेक्ट कर लिया। देखिए ये ईएमआई वाले सेल को ये मैंने क्लिक किया। टू वैल्यू कितना चाहिए मुझको 8000, ये मैंने डाल दिया इसमें 8000। फिर बाय चेंजिंग सेल, तो क्या पे हम चेंज करना चाहेंगे, है ना? तो मैं यहाँ पर ये डाउन पेमेंट वाले को ले लेता हूँ, यानी कि लोन अमाउंट को मैं ले लेता हूँ। तो लोन अमाउंट को मैं ले लूं तो फिर इस पे ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। और फिर मैंने ओके बोल दिया, ये मैंने ओके बोल दिया। देखिए कुछ तो गड़बड़ हो गया। सेल मस्ट कंटेंट अ वैल्यू, गलत ले लिया। अच्छा, ये तो इसमें हमारा तो कैलकुलेशन ही लगा हुआ है 3 लाख पे। मैं ये ले लेता हूँ यहाँ पर हमारा ये डाउन पेमेंट को मैंने सेलेक्ट किया और फिर मैंने यहाँ पे ओके बोला। तो आप देखेंगे अब यहाँ पर सिंपल, यहाँ पर आगे देखिए कि हमारा डाउन पेमेंट कितना होना चाहिए, 2,59,000 कुछ रुपए। अगर आप इतना डाउन पेमेंट कर देंगे तो आपका लोन अमाउंट हो जाएगा इतना, है ना? मतलब कि आपका लोन अमाउंट पिछली बार कितना था 3 लाख का था, जो कि अब कितने का हो गया 240 लाख का आपका ये डाउन पेमेंट हो गया। और उसके हिसाब से आपका देखो ईएमआई अब कितना बन रहा है, देखो 8000, ठीक है। तो इस तरह से, तो ऐसे हमको यूज करना है। तो याद रखिएगा एक और चीज, किसी भी कैलकुलेटेड वाले सेल को नहीं सेलेक्ट करना, क्योंकि ये 3 लाख वाला कैसा था, इसमें फॉर्मूला लगा हुआ था, है ना? ये आउटपुट आ रहा था, तो इसलिए हम उसको नहीं सेलेक्ट करेंगे। तो ये याद रखिएगा बस, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं। तो ऐसे हम कोई भी चीज का हम सेट कर सकते हैं कि भाई हमको इतना चाहिए, तो उसके लिए हमको क्या करना चाहिए। तो इसके लिए हमको ये बहुत अच्छा ऑप्शन दिया हुआ है ये गोल टेक का, ठीक है। और इसी में एक लास्ट ऑप्शन क्या दिया हुआ आप देखोगे, डाटा टेबल। ये डाटा टेबल जैसे कि आप देखो यहाँ पर हमने सेट किया कि भाई 12% के हिसाब से 36 मंथ के लिए लेते हैं तो हमको हमारा कितना ईएमआई आता है बोलकर ये दिखा रहा है। सेम ऐसे ही मैं यहाँ पर सेट कर सकता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, जैसे देखो 10%, यहाँ पे डाला मैंने 10%। ऐसे ही हम एक टेबल बना सकते हैं इससे, 11%, ये 12%, ये 13% और ये 14%। इसी तरह से इस तरफ मैं लिख दूंगा, जैसे कि हमारा है 12 मंथ, 24 मंथ, 36 मंथ, 48, ये 60 मंथ। इस तरह से देखो, ये इस साइड पे क्या लिख दिया मैंने मंथ, और फिर इस साइड पे क्या लिख दिया मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये किस तरह से लिखा हुआ है थोड़ा सा ध्यान देना, ऐसे उल्टे सीधे तरीके से नहीं लिखना। ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, देखो इनको ये पूरा। तो यहाँ पर ये नंबर्स, इंटरेस्ट रेट और इस तरफ मंथ, ये कैसा लिखा है। और यहाँ पर देखो ये कैलकुलेट हुआ, कौन सा सेल है हमारा, ईएमआई वाला, ठीक है। हमारा ईएमआई वाला कहाँ पे लिखा हुआ है देखो। जब मैं इसको सेलेक्ट करता हूं तो इस सेल पे हमेशा डाटा टेबल अगर आपको बनाना है तो आपका कैलकुलेशन वाला सेल कहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पर, ठीक है। समझ में आया? हमारा हमेशा डेटा किस तरह से होना चाहिए, जब भी आप किसी भी डेटा को सेलेक्ट करो तो उसका कैलकुलेटेड वाला हिस्सा इस फर्स्ट वाले सेल पे ही होना चाहिए। क्या हो गया, पहले ध्यान दे दो ना उमेश। तो यहाँ पर सिंपल हम क्या लिखा, हमने इंटरेस्ट रेट डाल दिया इस तरफ और इस तरफ मंथ। अब मैंने इसको सेलेक्ट किया और मैं चलूंगा यहाँ पे व्हाट इफ एनालिसिस, दिया हुआ हमारे पास डेटा टेबल, ये मैंने क्लिक किया, ये आ गया। सिंपल दो ऑप्शन इसके अंदर पूछ रहा है देखो आपको, एक है रो इनपुट सेल्स और दूसरा है कॉलम इनपुट सेल। तो इस पे ध्यान रखना, रो पे आपने क्या लिखा है, तो रो पे हमारा क्या है देखो, इंटरेस्ट है ना, इंटरेस्ट को डाला हुआ है 10%, 12%। और कॉलम में हमारा क्या रखा हुआ है देखो, मंथ, है ना। तो हमको इसी के हिसाब से हमको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, इनको नहीं सेलेक्ट करना है, ये जो अंदर है
हमको क्या सेलेक्ट करना है, ये बाहर, ये जो कैलकुलेट हुआ है ना, ये इसको जो कैलकुलेट करने में हमने जो यूज किया उसको, तो रो पे हमारा है इंटरेस्ट, तो यहाँ पर देखो ये इंटरेस्ट वाले सेक्शन को मैंने सेलेक्ट कर लिया रो पे, ये 12%। इसी तरह से कॉलन इनपुट सेल, इस पे मैंने रखा क्लिक, और ये मैंने ले लिया 36 मंथ, ये मैंने क्लिक कर दिया। तो कॉलन में क्योंकि मंथ था, अगर कभी कुछ गड़बड़ हो जाए तो करना क्या, सिंपल उसको चेंज करके देख लेना, है ना। अगर आपको लगता है अरे रो तो ये है कि ये है ना, कॉलम ये है कि वो है, अगर कंफ्यूजन होता है तो कुछ भी नहीं करना, बस ये तो ये चीज मैंने सेलेक्ट किया, उसी को आप उल्टा फिर से पोजीशन चेंज कर लो, क्या फर्क पड़ेगा, कितनी देर लगेगा। और फिर उसके बाद सिंपल आप इसको कर लो ओके, ये मैंने ओके किया, ये आपको ये देखिए वैल्यू बन गया, पूरा का पूरा टेबल आपके सामने रेडी हो गया। इसको सिंपल सा मैं इसका डेसिमल पॉइंट हटा देता हूँ, ये डेसिमल पॉइंट मैंने हटा दिया। अब आप देखिए यहाँ पर ये हमारा 8000 आ रहा था ना, 12% 36 मंथ के हिसाब से, तो ये चेंज हो गया। इसको सेलेक्ट करते हैं और फिर डेसिमल पॉइंट कम करते हैं, ये आप देखिएगा यहाँ पर देखो ये 8000, देखो 8000 12 मंथ 36, ये 36 मंथ 12% के इंटरेस्ट पे, देखो 8000 यहाँ पर भी दिखा रहा है इस पूरे टेबल में। इसी तरह से आप देख सकते हो कि अगर 13% है, 48 मंथ के लिए लेता है, तो उसको देखो हर महीने का कितना इंटरेस्ट पड़ेगा, 6000, हर महीने का ईएमआई कितना आएगा, 6464। तो इस तरह का आप टेबल तैयार कर सकते हो, है ना, कि भाई आपको कितने रुपए देने से, यहाँ पर आप सिंपल क्या कर लोगे, यहाँ पे आप सिंपल चेंज कर सकते हो अपना डाउन पेमेंट, और यहाँ पे आप अपना कैलकुलेशन चेक कर सकते हो। तो सिंपल अगर आपको इस तरह का डेटा का अगर बड़ा सा टेबल बनाना है, तो इस चीज के लिए भी आपको ये ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए हमको यहाँ पर मिलता है डाटा टेबल, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ हमारे पास एक फॉरकास्ट शीट बोलकर दिया हुआ है। सिंपल फॉरकास्ट याद होगा, हमने टेबल चार्ट में देखा था, याद है, चार्ट में देखा था, वैसा ही सिंपल जैसे मैंने यहाँ तो देखिए, फिर जैसे कि ये डेटा, कुछ डेटा ठीक तरह से लेना पड़ेगा हमको, तभी जाकर ये सही दिखाएगा। एक तो ये मैंने डेटा लिया हुआ है, ये सिंपल, तो उसी डेटा के हिसाब से ये ब्लू कलर का लाइन आपको ये शो कर रहा है, देखिए, है ना, ये ब्लू कलर का लाइन, और इस तरफ जो दिखा रहा है ये फॉरकास्ट का बता रहा है, ये जो रेड कलर का आपको शो हो रहा है इस तरफ, ये फॉरकास्ट सबसे मैक्सिमम जाएगा, तो ये जाएगा, ये मिड एवरेज का दिया हुआ है डार्क, और ये लो का दिया हुआ है। तो ऐसे तीन ऑप्शन आपको दिखा रहा है, आप यहाँ पे भी देख सकते हो, आपको उस तरह से शो कर रहा है ये। तो ऐसे आप चेक कर सकते हो, आपके पास थोड़ा ठीक ढंग का डेटा हो तो ज़्यादा अच्छे से ये शो करेगा, वैसे कोई खास बुरा भी नहीं शो किया। तो ऐसे आप फॉरकास्ट कर सकते हो, जैसे याद होगा हमने चार्ट में पढ़ा था, चार्ट में भी फॉरकास्ट करके वो बताता था, वैसा ही सेम चीज दिया हुआ है। दूसरा यहाँ पर दिया हुआ आपको ग्रुप करने के लिए, आप देखेंगे लास्ट में हमारे पास एक ऑप्शन है डेटा को ग्रुप करने के लिए। डेटा को ग्रुप किस तरह से, जैसे मैं आपको दिखाऊं, हमारे पास याद होगा एक चार्ट था, डेटा पाइवोट बोलकर हमने डाटा रखा हुआ था, डेस्कटॉप पे एक पाइवोट का मेरे ख्याल से आप लोगों के पास शीट होगा, है ना। ये हमारे पास डेटा रखा हुआ है, आप लोगों के पास भी होगा मेरे ख्याल से, पाइवोट बोलकर एक एक्सेल का शीट होगा, जिसमें हमने याद होगा पाइवोट का भी प्रैक्टिस किया था, वही सेम चीज। मैं यहाँ पर जरा सा चेंजेस कर देता हूँ, ये फर्स्ट वाला डिलीट कर देता हूँ, चलो। ये ये डेटा रखा हुआ है, डेटा को याद रखना, जब भी हम ग्रुप करते हैं, ग्रुप करने के लिए आपको उसको असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले सेट कर लेना है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे बाइंडर बाइंडर लिखा हुआ है, फिर क्लिपबोर्ड, फिर पेंसिल, फिर पेंसिल, पेन, बाइंडर, ऐसे अलग अलग रखे हुए, ऐसे नहीं, कभी भी इस तरह से नहीं, डाटा को हमेशा अगर आपको ग्रुप करना है तो उसको हमेशा असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले सेट कर लो। तो मैं यहाँ पर रखता हूँ और फिर इसको शॉर्ट कर लेता हूँ, ये मैंने शॉर्ट किया ए टू जेड। अभी देखिएगा ये आइटम्स अलग अलग रखे हुए, ए टू जेड मैंने किया, ओके किया, देखिए ये बाइंडर्स एक आ गए पूरे के पूरे एक साथ,
ये क्लिपबोर्ड देखिए पूरा का पूरा आ गया, पेंसिल्स पूरे एक साथ हो गए। तो ऐसा ये ग्रुप बन गया ना। कभी भी याद रखिएगा, आप असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में एक तो किस लिए करते हैं, चीजों को अरेंज करने के लिए, और दूसरा ग्रुप, देखिए ग्रुप हो गया। तो ग्रुप करने भाई सिंपल है, ऐसा नहीं कि ग्रुप करने कैसे करेंगे, असेंडिंग करो या डिसेंडिंग करो, वो एक साथ ग्रुप में ही आ जाएंगे। ठीक है, ये सिलेक्टेड है। और यहाँ पर मैं चलता हूँ यहाँ पर डाटा, और डाटा में सबसे लास्ट में ऑप्शन दिया हुआ आपको ग्रुप और दूसरा अनग्रुप, और उसके ठीक नीचे इन दोनों को यूज करने से पहले हम यूज करेंगे सब टोटल को। ठीक है, पहले इनको यूज नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट यूज करेंगे किसको, सब टोटल। नाम से ही पता चल रहा है ना सब टोटल कैसे होता है, अलग अलग ग्रुप का, जैसे बाइंडर्स का ग्रुप का टोटल, वही तो कहलाएगा ना सब टोटल। तो बाइंडर्स का टोटल, क्लिपबोर्ड का अलग से टोटल, वो कहलाता है सब टोटल, और एक साथ सबका टोटल करें तो ग्रैंड टोटल हो गया। तो यहां पर मैं गया सब टोटल और इसको मैंने क्लिक किया, क्लिक करते ही देखिए यहाँ पर एक विंडो ओपन हो गया, और विंडो में सबसे ऊपर आपको पूछ रहा है किस बेस पे आप इसको सब टोटल करना चाहते हैं। तो हमने इसीलिए तो आइटम को क्या किया था, हमने ग्रुप कर दिया था। तो हम क्या चाहेंगे, आइटम के बेस पे सब टोटल करें। तो ये ऑलरेडी सेलेक्टेड है, देखिए हमको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ा, जो असेंडिंग ऑर्डर में या ग्रुप में बना हुआ था उसको ले लिया। आप चाहें तो बदल सकते हैं, ये आप क्लिक करके आप अपनी मर्जी का कोई दूसरा भी ले सकते हो। ठीक है, तो मैं आइटम ही रहने देता हूँ। दूसरा यूज फंक्शन बोल रहा है, देखिए हम क्या फंक्शन यूज करना चाहते हैं, सम। आप चाहें तो यहाँ से बदल भी सकते हैं, अलग अलग फंक्शन भी दिया है, काउंट, एवरेज, मैक्स, इस तरह से। तो सम ही रहने देते हैं ताकि सिंपल रहे हमारे लिए। और दूसरा किसको टोटल करना हमको, ये टोटल वैल्यू, इसको ये टिक लगा हुआ, आप चाहो तो प्राइस को टोटल करो या किसी और वैल्यू को उसको टिक कर देना। फिर लास्ट में हम कर लेते हैं ओके। तो सिंपल मैं इसको ओके करता हूं, और ये मैंने ओके कर दिया। और आप देख सकते हैं यहाँ पर अब आपको एक एक्स्ट्रा रो दिखाई देगा यहाँ पे नीचे, देखिएगा ये बाइंडर्स, और बाइंडर्स का यहाँ नीचे आप देख सकते हो बाइंडर्स टोटल, ये देखिए टोटल निकाल दिया। फिर इसी तरह से क्लिपबोर्ड, क्लिपबोर्ड का देखिए टोटल, ये आ गया टोटल। पेंसिल का देखिए पूरा टोटल निकल आया, ये इस तरह से। और यहाँ पर आपको लास्ट में आप देख सकते हो ग्रैंड टोटल भी आपको शो कर रहा है। और साथ ही इसके साथ आप लेफ्ट हैंड साइड पे देखो तो आपको कुछ मार्किंग नजर आएगा, देखिए प्लस माइनस, ये देखिए माइनस का है ना। तो इससे क्या कर सकते हैं हम इनको, देखिए जैसे मैंने ये माइनस किया, देखो इन ग्रुप को, ये बाइंडर्स का, तो ये एक साथ हो गया, देखिए बाइंडर्स का ये है ना, इस तरह से ये। फिर दोबारा प्लस के साइन को क्लिक करो, ये बाहर आ जाएंगे, सिंपल। यही चीज आपको यहाँ पे प्लस माइनस का ऑप्शन यहाँ पर भी दिया है, इससे भी क्लिक करके आप कर सकते हैं, है ना। तो इस चीज के लिए आपको ये ऑप्शन दिया हुआ है। इसको मैं नॉर्मल कर देता हूँ ये। दूसरा यहाँ फिर से मैं जाता हूँ सब टोटल में, और यहाँ पर जाकर इस बार मैं सम नहीं चाहता, इस बार मैं सम की जगह कुछ और चाहता हूँ, जैसे मैं काउंट करना चाहता हूँ। तो ये मैंने ले लिया और फिर ओके कर दिया। तो अब आप देखोगे यहाँ पर अब इसने क्या किया, बाइंडर्स काउंट, तो बाइंडर्स को उसने क्या किया, यहाँ पे काउंट किया। मैं क्या चाहता हूं, सम भी करे और काउंट भी करे, दोनों ही चीजें करे, ऐसा मैं चाहता हूं। तो ऐसा भी कर सकते हैं, आप देखेंगे यहाँ सब टोटल, और इसके अंदर मैंने यहाँ पर देखो अब ले लिया, इसको चेंज किया, ये मैंने काउंट सेलेक्ट है, काउंट की जगह पे मैंने ले लिया सम। और सम लेने के साथ साथ या नीचे बॉटम में देखिए दिया रिप्लेस करंट सब टोटल। अगर मैंने इसको टिक नहीं हटाया और ओके कर दिया तो क्या कर देगा, वो रिप्लेस कर देगा, मतलब जो काउंट हो रहा था उसको बदल देगा किसमें, सम में। लेकिन अगर मैं इसका टिक हटा दूं तो वो काउंट को भी रखेगा और सम को भी। ठीक है, अब मैं इसको ओके कर देता हूँ, ये मैंने ओके कर दिया। अब आप देखोगे यहाँ पर दो चीजें शो हो रहा है, देखिए बाइंडर्स टोटल 5700 और ये दूसरा बाइंडर्स काउंट 13। तो ऐसे आपको दोनों ऑप्शन आपको यहाँ पर शो हो रहा है। तो ऐसे आप एक से ज्यादा कैलकुलेशन देखना चाहें तो इस तरह से रिप्लेस ऑप्शन को आपको हटाना पड़ेगा। ठीक इसी तरह से यहाँ पर दूसरा ऑप्शन मैंने यहाँ पर रखा, यहाँ पर आप देख सकते हो इस जगह पे दिया हुआ है अनग्रुप। तो किसी चीज को अगर आपको ग्रुप से हटाना है, जैसे यहाँ पे ये सभी ग्रुप बने हुए हैं ना, इन सब का देखो ग्रुप बना हुआ है। अगर आप चाहते हो कि ग्रुप को आपको हटाना है तो आप यहाँ पर देख सकते हो, इस एरो को मैंने क्लिक किया, इसके अंदर दो ऑप्शन है, देखिए क्लियर आउटलाइन अगर आप क्लिक करेंगे तो ये पूरा का पूरा, ये इस साइड का ये पूरा, ये जो प्लस माइनस वाला दिखाई दे रहा है इसी को वो आउटलाइन कहता है, वो क्लियर कर देगा। ये मैं क्लिक करता हूँ, देखिएगा ये मैंने क्लिक किया, देखिए हट गया पूरा। तो उसको हटाने के लिए दूसरा इसी तरह से यहाँ पर आपको दिया हुआ, इसको देखो क्लियर कर दिया, मैं दोबारा लाना चाहूं
तो आप यहाँ ग्रुप में चले जाओ, ग्रुप के अंदर भी दिया है देखिए ऑटो आउटलाइन, इसको दोबारा क्लिक करो और ये वापस आ जाएगा देखिए, है ना। तो इस तरह से आप यहाँ से हटा भी सकते हो, क्लियर कर सकते हो उसको, या फिर दोबारा लाना चाहो तो ऑटो आउटलाइन से वापस भी ला सकते हो। और साथ ही यहाँ पे किसी चीज को ग्रुप या अनग्रुप भी आप कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ बाइंडर्स को सेलेक्ट कर लिया और इसको अनग्रुप बोल दिया, तो रो कॉलन पूछ रहा है तो चलिए रो, ओके। तो देखिए अब इसका ग्रुप हट गया देखिए, है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे अब वो प्लस माइनस हट गया। तो इस तरह से आप ग्रुप हटा भी सकते हो और किसी को ग्रुप में दोबारा लाना चाहो तो आप उसको सेलेक्ट कर लो। और दूसरा जैसे मैंने ग्रुप बोला, कैसा रो कॉलन, तो क्योंकि ये रो में ही है तो रो, ओके। आप इसको फिर से ग्रुप में डाल भी सकते हो। तो ऐसे आप चीजों को ग्रुप करना चाहो या अनग्रुप करना चाहो तो उसके लिए आपको ये ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो ऐसे ये सारे ऑप्शंस है हमारे पास यहाँ पर, ठीक है। दूसरा यहाँ पे हम देखें रिव्यू वगैरह, तो आप देख सकते हो यहाँ पे रिव्यू में सारी चीजें वही है, कोई नया चीज नहीं है, देख सकते हो सारे के सारे वही सेम ऑप्शंस हैं जो हमने पहले ही पढ़े हुए हैं। कुछ नया है तो मैं जरा सा आपको दिखा दूं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो ये कमेंट्स, कमेंट्स भी हमने डालना सीखा हुआ था, याद है आप लोगों को, हमने सिंपल कमेंट्स भी डालना सीखा हुआ है। जैसे मैं थोड़ा सा साइज बड़ा करता हूँ, ये मैंने रखा माउस पॉइंटर और राइट क्लिक किया और यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ इंसर्ट कमेंट, तो आप इसको क्लिक करके इंसर्ट कर सकते हैं कमेंट्स। या फिर सिंपल यहाँ पर आपको दिया हुआ है देखिए रिव्यू, न्यू कमेंट्स, और यहाँ पे डिलीट वगैरह सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। याद होगा हमने पढ़ा था नोट वर्ड, वर्ड में भी इसी तरह से दिया हुआ था, सिंपल न्यू कमेंट्स, ये आ गया। आपको जो भी कमेंट्स लिखना है वो आप कमेंट्स लिख सकते हैं। साथ ही इसको फॉर्मेट भी सेट कर सकते हो आप, है ना, इसका फॉर्मेट भी आप सेट कर सकते हैं। आप ध्यान रखना जब आप इसके ऊपर राइट क्लिक करके आप इस पे करेंगे देखिए फॉर्मेट कमेंट्स, इस पे क्लिक करोगे तो सिर्फ आपको एक ही ऑप्शन मिल रहा है देखिए फॉन्ट, है ना, सिर्फ फॉन्ट चेंज करने की। लेकिन अगर आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान से, मैं माउस पॉइंटर थोड़ा नीचे लाता हूँ और ये एंकर जैसा बनता है देखिए, एंकर बन गया। ऐसे एंकर बनने के बाद अगर आप राइट क्लिक करते हो, माउस हिलना नहीं चाहिए, राइट क्लिक फिर फॉर्मेट कमेंट, ये क्लिक करोगे तो देखो अब कितने सारे ऑप्शंस आ गए आपके। अब इसके बाद आप इससे ज्यादा उसमें चेंजेस कर सकते हो। जैसे ये तो हुआ फॉन्ट चेंज करने के लिए, कुछ अलाइनमेंट चेंज करना है तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो अलाइनमेंट इसके अंदर के टेक्स्ट का। कलर लाइंस, तो यहाँ से आप कलर्स वगैरह भी चेंज कर सकते हो। जैसे देखो ये येलो कलर में दिख रहा है, आप चाहो तो और भी कुछ चीजें कर सकते हो। यहाँ पर आप क्लिक करते हैं, ये क्या ऑप्शन है देख सकते हो, ये कौन सा ऑप्शन है, फील, याद है फील, हमने वर्ड में भी पढ़ा था ना, अलग अलग तरह की चीजें आप फील कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। तो इस तरह से यहाँ पे आप फोटोज वगैरह भी फील कर सकते हो, याद रखो, है ना, हमने फोटोज वगैरह भी फील करना देखा था। तो वैसे ही आप यहाँ पर कई अलग अलग चीजें आप फील इफेक्ट्स पे क्लिक कर दिया, ये आ गया। इसके अंदर देखो ग्रेडियंट टाइप के फील कर सकते हैं, टेक्सचर फील कर सकते हैं, पैटर्न फील कर सकते हैं, पिक्चर्स भी, फोटो भी आप इसकी जगह पे फील कर सकते हो। तो जो चाहे, तो यहाँ पे सारा चीज हमने पढ़ा है, बस आपको पता होना चाहिए कैसे जाना है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, है ना। तो हमको इसमें दो तरीके से, अगर आप यहाँ पे खाली जगह पे राइट क्लिक करके अगर फॉर्मेट कमेंट क्लिक करोगे तो इस तरह सिर्फ एक ही ऑप्शन मिलता है। अगर आपको उससे ज्यादा चाहिए तो इसके बॉर्डर पे माउस पॉइंटर रखोगे तो एंकर बनेगा, फिर उसके बाद राइट क्लिक करना और फिर फॉर्मेट कमेंट पे क्लिक करना, तब आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, ठीक है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आप देखेंगे हमारे पास था प्रोटेक्ट, ये भी हमने पहले ही पढ़ा हुआ है ना, प्रोटेक्ट शीट, पासवर्ड से लॉक करना, होम में ही पढ़ा था ना हमने। यहाँ पर फॉर्मेट के अंदर देखिए दिया प्रोटेक्ट शीट, पासवर्ड से लॉक करना, वही सेम चीज दिया हुआ है यहाँ पर भी रिव्यू में, प्रोटेक्ट शीट। इसके साथ हमको दूसरा ऑप्शन क्या दिया देखो, प्रोटेक्ट वर्कबुक। प्रोटेक्ट वर्कबुक में क्या है देखो, जैसे मैं प्रोटेक्ट शीट करता हूँ, ये हमारा शीट है, मैंने प्रोटेक्ट शीट बोला और इसमें पासवर्ड डाल दिया 1 2 3 और मैंने सिंपल यहाँ पे ओके कर दिया, फिर से पासवर्ड मैंने डाल दिया 1 2 3, ओके, ये लॉक हो गया, ठीक है। आप देख सकते हैं अनप्रोटेक्ट शीट बोल रहा है, ये मैं टाइप करता हूँ, देखो कुछ नहीं हो रहा टाइप। दूसरा यहाँ पर मैं खाली जगह पे राइट क्लिक करता हूँ, देखो शीट 1 पे, लेकिन यहाँ पर मुझको देखो कई सारे ऑप्शंस मिल जा रहे हैं ना, मैं डिलीट कर सकता हूँ, रीनेम कर सकता हूँ, मूव और कॉपी कर सकता हूँ, कई सारे ऑप्शंस है मेरे पास। लेकिन अब मैं फिर से इसको अनप्रोटेक्ट कर देता हूँ, ये शीट नंबर 3 पे राइट क्लिक करता हूँ मैं, ये शीट नंबर 3 का है, आप ऐसा नहीं सोचना कि शीट नंबर 1 पे जाकर कर रहे हैं, शीट नंबर 3 को मैंने प्रोटेक्ट किया हुआ है। तो इस पे भी राइट क्लिक करने पे देखो सारे ऑप्शन एक्टिव है, डिलीट वगैरह सब।
अब मैं इसको अनप्रोटेक्ट करता हूँ, अनप्रोटेक्ट किया, 1 2 3 पासवर्ड दिया, ओके। अब मैं क्या करता हूँ, प्रोटेक्ट वर्कबुक, ये मैंने प्रोटेक्ट वर्कबुक पे क्लिक किया, पासवर्ड देने के लिए बोल रहा है, वही सेम चीज मैंने 1 2 3 ही दिया, चलिए ओके, फिर से 1 2 3 ओके। अब देखो इस पे राइट क्लिक करता हूं मैं, तो देखो ये सारे डिसेबल हो गए, देखो अब ये काम नहीं कर रहा, क्योंकि यहां पर वैसे ही लिखा हुआ था, देखना इसको मैं दोबारा अनप्रोटेक्ट करता हूं, क्या लिखा हुआ था प्रोटेक्ट वर्कबुक में, यहाँ पे देखो स्ट्रक्चर है ना, तो स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो ये स्ट्रक्चर शीट को है ना, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये ऑप्शन दिया। ये विंडो देखो काम नहीं कर रहा है ना, ये विंडो कहीं पे भी हायर वर्जन में कहीं काम नहीं करेगा, ओल्ड वर्जन में ये काम करता था, ठीक है, इसलिए हम इसको यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं देख पाएंगे। ओल्ड वर्जन मतलब 2007 से पहले के वर्जन में, अब तो वो वैसे भी यूज नहीं होते, ठीक है, तो ये पहले के वर्जन में यूज होते थे, इसलिए अभी भी दिया है कि अगर कोई पुराना फाइल यूज कर रहा है तो उसके लिए, और कुछ नहीं। यहाँ पे एक बहुत अच्छा ऑप्शन दिया, देखिए अलाउ एडिट रेंजेस, देखिए दिया हुआ है, मतलब हम यहाँ पे अलग अलग रेंजेस को भी पासवर्ड से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अलग अलग। जैसे देखो ध्यान से देखना, मैं पहले तो न्यू फाइल ले लेता हूँ, ठीक है, ये मैंने क्लोज किया, न्यू फाइल ले लेता हूं मैं ये, और थोड़ा सा मैं इनको चेंज कर देता हूँ, ये मैंने इतना एरिया सेलेक्ट किया और इसको मैं थोड़ा मार्क कर देता हूँ और थोड़े से कलर शेड्स कर देता हूँ, ये अलग ले लिया एरिया, इसको भी मार्क कर दिया, और फिर ताकि हमको याद रहे है ना, तो ये एक अलग और ये अलग, मैं इन दोनों को अलग अलग पासवर्ड से प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, ठीक है, समझ लो मैं दो यूजर हैं, दो अलग अलग यूजर हैं, उनको अलग अलग एरिया दिया है मैंने कि वो यहीं पे करेक्शन कर सके, वो दूसरा यहाँ पे कर सके, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर चलो इसका इसका मैंने दे दिया राहुल, और इसका मैंने दे दिया कुणाल, ठीक है, इस तरह से ये अलग अलग रेंज अलग अलग के लिए, ठीक है। तो मैं चलता हूं यहाँ पे रिव्यू, और फिर मैं यहाँ पे अलाउ एडिट रेंजेस, ये मैंने क्लिक किया, क्लिक करते ही छोटा सा विंडो आ गया, और इसमें देखिए न्यू बोलकर दिया हुआ, यहीं पे हम सेट करेंगे, तो मैंने यहाँ पर न्यू पे क्लिक किया, क्लिक करते ही देखिए रेंज का नाम, तो ये रेंज मैं समझ लो किसके लिए, राहुल के लिए बना रहा हूँ, राहुल नाम दे दिया, ठीक है। और यहाँ पे रेफरेंस सेल, तो यहाँ पर मैं सिंपल इसको मैं हटा देता हूँ, ये जो लिखा हुआ है, और इस पे मैं सेलेक्ट कर लूंगा, ये इस रेंज को मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। और यहाँ पे रेंज पासवर्ड, पासवर्ड में भी मैं यहाँ पर चलो चलो इसका राहुल ही नाम दे देता हूँ, राहुल पासवर्ड दे दिया मैंने, ठीक है, और फिर उसके बाद ओके कर देता हूँ, ये एक रेंज को मैंने सेट कर दिया, फिर से दोबारा राहुल पासवर्ड दिया, ओके, तो इसके लिए मैंने सेट कर दिया। अब मैं दूसरा फिर से न्यू, अब इस बार इसका मैंने डाल दिया कुणाल, और इसमें भी मैं रेंज सेट कर दूंगा ये ब्लू कलर का पूरा, और इसमें मैंने पासवर्ड वही कुणाल, ओके, फिर से ओके, ये हो गया। देखिए दोनों का रेंज को मैंने अलग अलग नाम से और दूसरा अलग अलग पासवर्ड सेट कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद लास्ट मुझको या तो यहां से इस बटन को क्लिक करके प्रोटेक्ट शीट करना है, या तो आप यहां से क्लिक करके करिए, या इसको ओके करने के बाद फिर यहां से प्रोटेक्ट शीट को क्लिक कीजिए, दोनों में से जो ऑप्शन आप लेना चाहो ले सकते हो। तो मैंने प्रोटेक्ट शीट को क्लिक किया, ये मैंने क्लिक किया, और इसको मैंने पासवर्ड दे दिया 1 2 3, ठीक है, ओके, फिर से पासवर्ड 1 2 3, ओके, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर मैं क्लिक करके टाइप करना चाहूंगा तो प्रोटेक्ट है शीट बोल के बता रहा है, ओके, और यहाँ पर जब मैं क्लिक करूंगा और टाइप करूंगा तो ये मुझको पासवर्ड एंटर करने के लिए पूछेगा उस रेंज का, देखिए ये मैंने किया, देखिए पासवर्ड एंटर करने के लिए पूछ रहा है। अब ये कौन कर सकता है पासवर्ड, राहुल, जिसको उसका पासवर्ड पता है, तो वो अपना पासवर्ड डालकर क्या करेगा, यहाँ पे काम कर लेगा, जैसे मैंने डाल दिया, क्या पासवर्ड दिया था मैंने, राहुल, ओके बोला। अब वो सिर्फ यहीं पे काम कर सकता है, देखिए वो यहाँ पे टाइप नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे पासवर्ड से लॉक है, और वो यहाँ पर भी नहीं कर सकता क्योंकि उसको यहाँ का पासवर्ड नहीं पता है। अगर उसको यहाँ पर पे भी काम करना है तो क्या करना होगा, यहाँ का रेंज का पासवर्ड डालना होगा, और यहाँ का रेंज का पासवर्ड क्या है, कुणाल, ये मैंने डाला, ओके। अब वो यहाँ पर भी
काम कर सकता है। ठीक है, तो ऐसे हम अलग अलग रेंज को अलग अलग पासवर्ड से लॉक कर सकते हैं। इसके लिए हमको ये ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो ऐसे हम ये सारी चीजें करते हैं यहाँ पर। तो मैं इसको अनप्रोटेक्ट कर देता हूँ फिर से दोबारा, 1 2 3। ओके, ये दूसरा यहाँ पर हम एक लास्ट और एक ऑप्शन देखते हैं, उसके बाद फिर आप लोग करिएगा। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ज्यादातर चीजें वही सेम सारी चीजें, कोई भी नया नहीं है, वही सेम नॉर्मल पेज, पेज ब्रेक, पेज लेआउट, वही सेम सारी चीजें। छोटा मोटा और भी कुछ होगा वो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। एक बहुत खास चीज मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो यूज होने वाला चीज है, जैसे ये हमारे पास ये डेटा है। अब डेटा में होता क्या है, ये हमारा क्या हेडिंग है ना, ये हमारा हेडिंग। ठीक है, ये हमारा हेडिंग है। थोड़ा सा साइज बड़ा कर देता हूं, और आप देख सकते हैं ये हेडिंग, और इस हेडिंग को तो ये हेडिंग है, और ये हमारा डेटा। डेटा देखो नीचे स्क्रॉल करता हूं तो देखो अब हेडिंग ऊपर चला गया, अब हमको हेडिंग दिख नहीं रहा है। हम क्या चाहेंगे कि हमारा हेडिंग ऊपर शो होते रहना चाहिए ना। कई दफा बहुत दिक्कत होता है डेटा के साथ काम करते वक्त, क्योंकि हमारा हेडिंग ऊपर की तरफ चला गया। तो हम चाहेंगे हमारा जो हेडिंग है वो हमेशा यहाँ पे रहे, चाहे हमारा डेटा बार बार ऊपर नीचे क्यों ना हो। तो इसी चीज के लिए हमारे पास ये ऑप्शन दिया हुआ है, देखिएगा व्यू, और इसके अंदर हमको एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन दिया हुआ, देखिए फ्रीज पैन। इस फ्रीज पैन में आप देखोगे सबसे पहला, ये पहला छोड़ देते हैं, ये नीचे देखिए दो ऑप्शन देखिएगा, फ्रीज टॉप रो, फ्रीज फर्स्ट कॉलम। आप सभी को मालूम है कि भाई हमारा लेफ्ट है ना, हमेशा क्या होता है फर्स्ट कॉलम, ये वाला फर्स्ट कॉलम में कई दफा हमारा हेडिंग होता है, या फिर हमारा टॉप। तो दोनों ही ऑप्शन हमको यहाँ पे दिया हुआ है। तो फ्रीज टॉप रो क्लिक कर दो, ये टॉप रो हमेशा क्या हो जाएगा, फ्रीज। तो ये मैंने क्लिक किया और ये हो गया फ्रीज। आप यहाँ पे एक हल्का सा डार्क कलर का लाइन देख सकते हैं, ये चला गया। अब देखो स्क्रॉल करके आपका हेडिंग वहीं का वहीं रह गया। देखिए ये बहुत काम आता है, क्योंकि हमको एक्सेल में डाटा हमको लिखना ही लिखना होता है काफी सारे, और हेडिंग को हम चाहेंगे ऐसे फ्रीज करना। तो इसके लिए फिर पहले जैसा नॉर्मल करना है, तो आप यहाँ पर देखिए लिखा हुआ आ रहा है अनफ्रीज पैन, क्लिक कर दिया, अब ये अनफ्रीज हो गया, अब ये सब ऊपर नीचे हो रहा है। दूसरा फर्स्ट कॉलम, तो ये मैंने फर्स्ट कॉलम को क्लिक किया, तो आप देख सकते हैं फर्स्ट कॉलम फ्रीज हो गया। राइट की तरफ जाऊं तो देखो आइटम अंदर चला जाएगा, देखो कस्टमर कलर्स, देखिए इस तरह से है ना। तो इस तरह से फ्रीज कर सकते हैं, इसके लिए दिया हुआ। दूसरा इसको फिर से अनफ्रीज करता हूं, ये मैंने अनफ्रीज। अब देखो मैं क्या करता हूं, मैंने सेल सेलेक्ट किया ये वाला है ना, बाइंडर, ऊपर का एक छोड़ दिया, लेफ्ट का एक छोड़ दिया कॉलम, और ये मैंने रखा। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन यूज करता हूँ, देखो फ्रीज पैन, इसको मैं क्लिक करूंगा। तो ये मैंने क्लिक किया तो देखिए जहां पर मेरा सेल सेलेक्ट था उसके ऊपर और उसके लेफ्ट साइड को उसने फ्रीज कर दिया। अब देखिए ऊपर नीचे करता हूं, देखो है ना हेडिंग वैसा। और दूसरा फिर राइट की तरफ जाऊं तो फर्स्ट कॉलम देखिए फ्रीज हो गया, है ना। तो इस तरह से ऐसे आप अगर कस्टम तरीके से अगर आपको फ्रीज करना है, तो इसके लिए आप यही यूज कर सकते हैं, फ्रीज पैन, सबसे पहला वाला ऑप्शन जो दिया था। इसको फिर अनफ्रीज बोल दो, ये वापस नॉर्मल हो गया। तो ये फ्रीज बहुत काम आता है, आप लोग ध्यान रखिएगा, हमारे पास ये ऑप्शन भी एक्सेल के अंदर है। ठीक है, तो चलो फिर ये सारे ऑप्शंस को आज करके देख लो, है ना।